हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एट्थ पे कमीशन। आप सबको पता है इस टाइम जो एट्थ पे कमीशन है, मतलब जो आठवां वेतन आयोग है, इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। तो आखिर ये एट्थ पे कमीशन है क्या, इसमें कितनी सैलरी बढ़ेगी, कब से ये नियम लागू होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ऐसी और भी अगर कोई भी हमारी मतलब ऐसी कोई बर्निंग इशू, कोई भी न्यूज़, कुछ भी क्लास होती है तो उसकी लिंक, उसका पीडीएफ, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि ये जो एट्थ पे कमीशन है आखिर ये चर्चा में क्यों है और इससे हमें क्या इसका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, सैलरी पर हमारे इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अगर हम एट्थ पे कमीशन की बात करें तो यहाँ पर इस टाइम एट्थ पे कमीशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिल रहा है। किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, किसी भी न्यूज़पेपर को आप ओपन करें तो वहाँ पर आपको एट्थ पे कमीशन से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिलेगा। जो बेसिकली हमारे जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए आठवें वेतन आयोग को लेकर ये डिस्कशन हो रहा है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो डिबेट हो रहा है वो फिटमेंट फैक्टर पर हो रहा है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि फिटमेंट फैक्टर क्या है ना। तो आठवें वेतन आयोग को लेकर जो चर्चा का विषय ये बना हुआ है, उसमें भी सबसे ज्यादा जो डिबेट हो रहा है वो फिटमेंट फैक्टर पर हो रहा है, क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर है ये मेन बेसिस होता है फॉर रिवीजन इन सैलरी एंड पेंशन। हमारा जो सैलरी और पेंशन है उसका जो रिवीजन होता है, मतलब उसमें जो संशोधन होता है, उसका मेन फैक्टर फिटमेंट फैक्टर ही होता है। ठीक है, तो इसको भी लेकर यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। इसके अलावा जो नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, इन्होंने कहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है ना, उसको इंक्रीज करने का इन्होंने डिमांड रखा है। और उन्होंने कहा है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना, मतलब ये जो कदम है ये बहुत ही जरूरी है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर है क्या और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना। व्हाट इज फिटमेंट फैक्टर एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जो फिटमेंट फैक्टर है, इट इज द कोफिशिएंट थ्रू विच सैलरी एंड पेंशन आर रिवाइज्ड। जो हमारा पेंशन और सैलरी होता है उसको रिवाइज करने का ये एक कोफिशिएंट है, मतलब ये एक गुणांक है। इसी के बेसिस पर जो सैलरी होता है, जो पेंशन होता है, उसको रिवाइज किया जाता है। जो सेवंथ पे कमीशन है, इट हैज सजेस्टेड अ फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.57, इंक्रीजिंग द मिनिमम पे फ्रॉम ₹7,000 टू ₹17,990, मतलब अप्रॉक्स 18,000 आप मान सकते हैं। तो जो हमारा सेवंथ पे कमीशन है उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, जिससे जो मिनिमम सैलरी थी, जो मिनिमम बेसिक पे था, वो 7,000 से इंक्रीज होकर 17,990, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 18,000 हो गया था। और अब बोला जा रहा है कि जो एट्थ पे कमीशन है इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है ये हमें 2.86 से रखना चाहिए, जिससे कि जो मिनिमम सैलरी है वो अप टू 51,451 रुपीज हो जाए। तो यहाँ पर अभी ये डिमांड रखा गया है, एक सजेशन दिया गया है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 रखना चाहिए एट्थ पे कमीशन में। ये डिमांड की गई है, सजेशन दिया गया है। यूजुअली होता क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर 10 साल पर, है ना, हर 10 साल पर जो पे कमीशन है, मतलब जो वेतन आयोग है, उसका गठन करती है, उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। सो यूजुअली द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द पे कमीशन एवरी 10 ईयर। हर 10 साल पे हमारा जो वेतन आयोग है इसका गठन किया जाता है। अगर हम सिक्स्थ पे कमीशन की बात करें, मतलब जो हमारा सिक्स्थ वेतन आयोग है, ये 2006 में इंप्लीमेंट किया गया था। और एग्जैक्ट इसके 10 साल बाद, मतलब 2016 में जो सेवंथ पे कमीशन है इसको इंप्लीमेंट किया गया था। और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एट्थ पे कमीशन है वो एग्जैक्ट इसके 10 साल बाद, मतलब 2026 में इसको क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो अगर 2026 में इसको इंप्लीमेंट करना है तो इसका गठन हमें 2025 में करना पड़ेगा। पहले उसका गठन होगा तभी तो हम आगे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी इसकी डिमांड की जा रही है कि इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए 2025 में हमें एट्थ पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, सो दैट 2026 में ये इंप्लीमेंट हो सके। अच्छा, इसकी डिमांड अचानक से क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि इस साल का हमारा जो बजट आया था उसमें एट्थ पे कमीशन से लेकर कुछ अनाउंसमेंट होगा। बट हमारे बजट में एट्थ पे कमीशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं थी, कुछ भी उसमें मतलब एट्थ पे कमीशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया था। तो अब लोगों ने ये डिमांड किया है, सो दैट अभी जब 2025 में हमारा बजट आएगा,
ठीक है। तो लोग अभी से डिमांड कर रहे हैं जिससे कि जब हमारा बजट 2025 में आएगा तो वहां पर इस 8th पे कमीशन को कंसीडर किया जाए और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जाए। लोगों को उम्मीद है कि 2025 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और 2026 में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा सो दैट लोगों की जो सैलरी है वो बढ़ सके। ओके। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कितनी सैलरी बढ़ेगी, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो लोगों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जो 7th पे कमीशन है ना। 7th पे कमीशन में द सैलरी ऑफ द सेंट्रल एम्प्लॉयज वाज इंक्रीज्ड बाय अबाउट 23%, व्हाइल द इंक्रीज इन द 6th पे कमीशन वाज मोर देन दिस। तो जो 7th पे कमीशन में सैलरी है वो लगभग 23% से क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 8th पे कमीशन है इसमें जो मिनिमम सैलरी है वो 18,000 से इंक्रीज होकर अप्रोक्सीमेटली 34,500 रुपीज हो जाएगा अगर 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो यहाँ पर ये उम्मीद की गई है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द recommendation of the 8th pay commission, the minimum salary may increase from the current rupees 18,000 to rupees 34,500, which will be necessary step in view of inflation। महंगाई को देखते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है, ये एक नेसेसरी स्टेप भी है। तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा तो जो सैलरी है वो 18,000 से इंक्रीज होकर 34,500 हो जाएगा। ये हम मिनिमम सैलरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेरेंस अलाउंसेस के बारे में भी यहाँ बात की गई है। प्रेजेंटली जो हाइक है डीए में, है ना, वो 7th पे कमीशन फार्मूला के बेसिस पर किया जा रहा है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब 8th पे कमीशन आएगा तो उसमें जो डीए, जो डेरेंस अलाउंसेस हैं, उसमें जो हाइक है उसको भी रिवाइज किया जाएगा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द फार्मूला फॉर डीए हाइक में आल्सो बी रिवाइज्ड इन द 8th पे कमीशन। एंड नेक्स्ट जो 8th पे कमीशन है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों इतनी डिमांड की जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, महंगाई बढ़ रही है ना। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है लोगों की शिकायतें भी बढ़ती हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए क्योंकि हम इसके साथ टैकल नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर बेटर हो जाएंगी अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो क्लियर हैं, लेकिन अब आपके माइंड में एक और टॉपिक आ रहा होगा, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। याद है आप लोगों को, थोड़े दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएस को लॉन्च किया था, दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये एक नया पेंशन लिंक्ड स्कीम है सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए, और ये 1 अप्रैल 2025 से क्या होगा, आपका इफेक्ट में आ जाएगा। मतलब ये कब से इंप्लीमेंट किया जाएगा, 1 अप्रैल 2025 से, जिसमें बोला गया था कि जो सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं उनको 12 मंथ बिफोर उनका जो बेसिक सैलरी है उसका 50% इनको एज अ पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए पहले डिटेल में समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिसमें बोला गया है कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में जो भी उनका एक एवरेज मतलब उनकी सैलरी रही है उसका 50% इनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पेंशन के हकदार वही होंगे जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी की है। 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई अपनी जॉब को क्विट करता है, नौकरी को छोड़ता है, तो उसे कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60% जो अमाउंट है वो उनकी फैमिली को मिलेगा एज अ फैमिली पेंशन। रिटायर होने पर ग्रेचुइटी के अलावा इनको कुछ लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा, और इसके अलावा जो महंगाई इंडेक्सेशन है उसका भी लाभ इनको मिलेगा। कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी, सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% खुद उसको एक्वायर करेगी। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन जिसमें सैलरी और डीए दोनों होगा उसका 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। और एम्प्लॉयज को ये जो नेशनल पेंशन स्कीम और यूपीएस है इसके बीच मतलब वो किसके थ्रू जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी इनको मिलेगा। तो अब ये जो नया पेंशन स्कीम लाया गया है इस पर क्या असर पड़ेगा अगर 8th पे कमीशन आता है तो। सो यहाँ पर बोला गया है कि हाउ मच पेंशन विल बी रिसीव्ड अंडर यूपीएस, तो वही सेम है। जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर 2.86 अप्लाई करती है ना, एज्यूम दैट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अ फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.86, तो इस केस में क्या होगा कि इनकी जो मिनिमम बेसिक सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वो एग्जिस्टिंग 18,000 से इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 51,480। लेकिन इनका जो मिनिमम पेंशन है, ये तो हम सैलरी की बात कर रहे हैं, पेंशन की अगर हम बात करें जो कि 9,000 है ना, तो ये इंक्रीज होकर
₹3,740 हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो, है ना? अगर वो कुछ और करता है तो सैलरी और पेंशन कुछ और हो जाएगी। तो मतलब 8वें वेतन वेतन आयोग से हमें सैलरी और पेंशन दोनों में चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो 7th पे कमीशन के कंपैरिजन में उससे बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो आई रियली होप सो कि आप लोगों को ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा कि आखिर 8वां वेतन आयोग है क्या, उससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है, कब से ये लागू होगा, कब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है और लोग इसकी इतनी डिमांड क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे और अपडेट्स को जानने के लिए जुड़िए मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जहां पर आपको मेरे सभी क्लासेस की लिंक, पीडीएफ, अपडेट, नोटिफिकेशंस सब कुछ मिल जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।